नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लियरिटी विद शुभारती। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का जो मतलब अभी जीएस पेपर बन हुआ है, जीएस पेपर वन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। हम समझेंगे इसमें मतलब क्वेश्चन का एनालिसिस और कैसे क्वेश्चन को डिकोड करना है, कैसे हमें सोचना है एग्जामिनेशन में, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, कीवर्ड किस तरह से दिए हैं तो आंसर किस तरह से करना है, और साथ में सोर्स भी समझेंगे क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, और आंसर की मतलब क्वेश्चन के स्ट्रक्चर भी समझेंगे, और सोचना कैसे है हमें एग्जाम हॉल में, मतलब मतलब सब कुछ समझेंगे पूरी तरह से क्वेश्चन हैंडल करने की सिचुएशन। और विद कंटेंट भी लिख के भी आपको दिखाएंगे आंसर को किस तरह से लिखना है, पॉइंट भी बताएंगे। आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट तो नहीं बताऊंगा, पर हाँ बेसिक आइडिया बताऊंगा आपको, डिस्कस कैसे करना है, समझना कैसे है, सब कुछ पूरी मतलब फ्रेमवर्क आंसर का बताऊंगा, सब कुछ डिस्कस करूंगा, अच्छे से करूंगा। एवरीथिंग सब कुछ एक्सप्लेन होगा, अच्छी तरीके से होगा, आपको सब क्लियर भी हो जाएगा। और पेपर तो आप क्वेश्चन तो देख ही चुके होंगे, तो मैं क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर वन को ही समझना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे आपको ये तो समझी आगे आ ही गया होगा कि ये किस जीएस पेपर वन का क्वेश्चन है और किस टॉपिक से रिलेटेड है। आपने पढ़ा भी होगा, टॉपिक वन ही है, शायद टॉपिक फर्स्ट ही है, इंडियन द इंडियन हेरिटेज ऐसे करके है, पहला टॉपिक है इंडियन हेरिटेज करके। और इंडियन हेरिटेज और कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, सोसाइटी, इस सब से रिलेटेड है ये टॉपिक, उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करना चाहें तो मतलब एनालाइज कैसे करेंगे। इम्पोर्टेंट फ्रेंड ये है कि मतलब क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मोरियन हिस्ट्री। क्वेश्चन ये है, तो हम इसको मतलब फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कीवर्ड है इसमें इम्पोर्टेंस, ये देखना। इम्पोर्टेंट मतलब द कीवर्ड इज इम्पोर्टेंट, नॉट डिस्क्राइब द अशोकन इंस्क्रिप्शन। सो थिंक आपको व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड बी नो और वुड नो लेस रिलायबली विदाउट अशोका इंस्क्रिप्शन। तो मतलब हमें इंस्क्रिप्शन के बारे में समझना है, इंस्क्रिप्शन में क्या था। सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए इंस्क्रिप्शन में क्या क्या है क्या नहीं है, ये सब पहले इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन में आपने टॉपिक वन पढ़ा होगा, डायरेक्ट अपने सिलेबस में मेंशन है, ऐसा तो नहीं है कुछ अलग से है इसमें, डायरेक्ट जीएस पेपर में टॉपिक वन में मेंशन है, एंशिएंट हिस्ट्री बंगाली में। तो इसमें आपको सोचना चाहिए पॉलिटिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव और टेरिटोरियल और सोशल रिलीजियस और इकोनॉमिक वेलफेयर वगैरह की बात की है इस टॉपिक में। और एग्जामिनेशन में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मतलब मैं आपको एक ब्रॉडर आइडिया ये दे रहा हूँ कि मतलब आपको एग्जामिनेशन में कुछ नहीं समझ आ रहा है कि इसके कैसे लिखूं, मेरे अशोका के बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आपको इस तरह से सोचना है एग्जाम हॉल में, और या फिर यहीं से प्रैक्टिस करके जाओ, या इसी तरह से चीज़ें लर्न करो और आंसर राइटिंग करो। जब भी आंसर राइटिंग रूम पे प्रैक्टिस करो तो सबसे पहले सोचना है कि व्हाट डिड, एक सेकेंड रुकना फ्रेंड्स, तो व्हाट डिड द अशोका से, ये सोचना है। और सेकंड या फिर या इस तरह से पढ़ना है अगर आपको नहीं आता है, वेयर डिड ही सेड, इस तरह से आपको सुना है। और तीसरा इस तरह से जब पढ़ना है आपको, व्हाट डज दैट लोकेशन कंटेंट रिवील, इस टाइप से आपको, जैसे कि एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, आप इस तरह से सोचना है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आपने अगर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपके माइंड में बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे तुरंत ही। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे अशोक की रॉक एडेक्ट की बात करते हैं, रॉक एडेक्ट 13 इसकी बात करते हैं। आपने इसमें कुछ आपको याद आ रहा है, कलिंगा वॉर, अशोका रिमोर्स, धम्मा ओरिएंटेड किंगशिप, ये आपको शायद याद आ रहा हो, इसी से रिलेटेड है। ये आपको अगर दिमाग में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो आप पढ़िए। अशोका, कलिंगा वॉर इसी से है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्क्रिप्शन, टेरिटोरियल रीच कहाँ थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन, धम्मा महामात्रा, जैसे कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, वेलफेयर, एथिकल गवर्नेंस। और फिर कंधार मतलब द कंधार ग्रीक अरेमिक इंस्क्रिप्शन, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, फिर मल्टीलिंगुअल इंपीरियल कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, ये सब इससे रिलेटेड आपको आना चाहिए। अगर आपको इतना सब आता है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, अगर अशोका के बारे में आपने थोड़ा भी पढ़ा है, थोड़ा भी आपको अगर ये, और शायद में भी आपने न्यूज में आते हैं बहुत सारी चीज़ें, कई बार लगता है कि अदर स्टेट की हमारे क्या काम आएंगी। कभी अभी रिसेंटली मतलब शायद मार्च के महीने की बात है या जून के महीने की, में भी एक वो न्यूज में थी, जो मतलब मौर्यन लार्ज मौर्यन पीरियड की है, स्तूपा था, जैसे क्या बैस से ऐसा कुछ नाम था, ये शायद बैस
टेकरी करके कुछ नाम था, मे बी उज्जैन में था। ये सब ये अभी रिसेंटली इसे मतलब मौर्यन पीरियड साइड एसोसिएट विद अशोका से रिलेटेड थी। तो आर्कियोलॉजिकल एपिग्राफिक एविडेंस मिले थे कुछ वगैरह वगैरह, इसलिए ये न्यूज में था। ये भी हो सकता है, उससे क्वेश्चन तो पहले ही सेट गए होंगे। पर हाँ, आपको अगर कोई भी चीज़ न्यूज में एंशिएंट हिस्ट्री से आप अपने टॉपिक से रिलेट कर रही है तो उसके बारे में आप बेसिक आइडिया रखिए। उसका मतलब ऐसे 4-5 कीवर्ड याद रखिए कि उसके बारे में कुछ है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। इस तरह से आपको याद होना ही चाहिए। अब अगर मैं हूँ, अब आप अगर इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आप कुछ नहीं, यही आपको याद है ना, अशोका इंस्क्रिप्शन, ऐसे लिख दो, वैसे लाइक दैट। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अशोकन इंस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट important contemporary epigraphic source for reconstructing Mauryan history। बस कंस्ट्रक्टिंग Mauryan history, आपको इतना ही लिखना है बस, और कुछ लिखना ही नहीं है। हो गया इंट्रोडक्शन, आपने इतना पढ़ा है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका मेन बॉडी में लिखना है। आपने इसके बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा। आप इसके बारे में पढ़े तो पॉलिटिकल .1 लिख दो, ऐसे पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी इसकी। आप इसी तरह से पढ़ना इसको जब भी आप अशोका के बारे में पढ़ो, पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर आपने थोड़ा भी बेसिक आइडिया हो ना तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि दे एस्टेब्लिश अशोका द हिस्टोरिसिटी एंड रिवील द हिज कॉन्सेप्शन ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट। मतलब आप लिख सकते, इतना डायरेक्ट ये भी लाइन लिखो। आप नोट्स बनाने हैं तो भी ऐसे लिखो, द पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसके में किसके बारे में बात हो रही थी, किंगशिप बारे में, किंगशिप के बारे में हो रही थी, किंगशिप और एंड स्टेट क्राफ्ट के बारे में। ये लिख सकते हो आप, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप। एग्जाम्पल अगर आपको आ रहे हैं तो अच्छी बात है। एग्जाम्पल जैसे कि मेजर रॉक एडिक्ट था, मेजर रॉक एडिक्ट 13 की बात करते हो, जो रिकॉर्ड ऑफ द कलिंगा वॉर, रिकॉर्ड इसमें रिकॉर्ड है कलिंगा वॉर का, कलिंगा। ये सब आप लिख सकते हो ये एग्जाम्पल में। और सेकंड आप पॉइंट अपने आप बना लोगे अगर आप पढ़ना, और फिर आप इसी तरह से सोचना जैसे मैं बता रहा हूँ। टेरिटोरियल एक्सटेंट, इस तरह से आप सोचना है। अब इसमें थोड़ा अगर आपको आ रहा है तो लिख लीजिए, जैसे कि स्पेशियल, इसमें लिख सकते हो स्पेशियल रीच ऑफ मौर्यन अथॉरिटी उसके बारे में। इसमें एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो आप, धौली एंड जुगाड़ा रिफ्लेक्ट द मौर्यन प्रेजेंस इन कलिंगा। और थर्ड पॉइंट, 4-5 पॉइंट तो आने ही चाहिए आपको। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में लिखे हो रेफरेंस टू द धम्मा है, महामात्रा का एग्जाम्पल दे सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन में। और फिर फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, द सोशल रिलीजियस हिस्ट्री इसकी क्या है। इस तरह से आप पढ़ना भी और सोचना भी। सोशल रिलीजियस हिस्ट्री, वेलफेयर ओरिएंटेशन, फॉरेन रिलेशन के बारे में 6 पॉइंट लिख सकते। वेलफेयर ओरिएंटेशन हिस्ट्री में लिख सकते, एडिक्ट में मेडिकल ट्रीटमेंट, रोड वेल्स एंड कंसर्न फॉर द ह्यूमन एंड एनिमल्स। द इसमें क्या, इसमें लिख सकते हो फॉरेन रिलेशन द दे इंडिकेट द मौर्यन इंटरेक्शन विद द हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। हेलेनिस्ट मतलब कांदार ग्रीक अरेमिक इंस्क्रिप्शन के बारे में। लिंग्विस्ट 7 लिख सकते हो, लिंग्विस्टिक कल्चर हिस्ट्री के बारे में, जो मतलब मल्टीलिंगुअल इंपीरियल कम्युनिकेशन। इसकी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक अरेमिक इंस्क्रिप्शन वगैरह थी इसमें। और फिर इसका क्रिटिकल परस्पेक्टिव को लिखना है, क्रिटिकल
ठीक है, इम्पोर्टेंस पूछा है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है तुम्हारा वो लिखना है इसमें। फिर उसके बाद पर्सपेक्टिव, हाँ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव लिखना है इसमें, और फिर उसके बाद आप कॉन्क्लूजन पे आना है। ये सब कॉन्क्लूजन में पूरा मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये थोड़े पॉइंट रिमूव करने पड़ेंगे। 2 पेज का क्वेश्चन, 10 मार्कर का क्वेश्चन है। 10 इस तरह से, द अशोकन इंस्क्रिप्शन, ट्रांसफॉर्म द ऑफिशियल, द ऑफिशियल, इस तरह से लिख सकते हो आप। नहीं, आप अशोकन इंस्क्रिप्शन ट्रांसफॉर्म ऑफिशियल मौर्यन, इस तरह से लिख सकते हो। हाँ मौर्य के पीरियड की बात है ना। ट्रांसफॉर्म द मौर्यन हिस्ट्री फ्रॉम हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। आप ऐसे लिख सकते हो, इसका हो गया ना। आप इस तरह से सोचोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें कैसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द मैकाले मिनट ऑन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। इसकी बात की है आपने, ये पढ़ तो लिया ही होगा, आपको टॉपिक अगर क्लियर है। आप जब भी, मैं हाँ आपको एक सजेस्ट कर सकता हूँ, जीएस पेपर 1 जब भी आप पढ़ो, ये टॉपिक बाय कवर करना, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 ऐसे करके जिस तरह से लिखा हुआ है ना सिलेबस में, उसी तरह से आप कवर करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा लिखने का, आप समझ भी पाओगे अच्छे से। और जितना दान, मतलब कहने का मतलब रिवीजन तो बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। तो रिवीजन तो आपको करना ही है बार बार, चीज़ें तभी माइंड में रहेंगी। तो मैं आप कोशिश करूंगा, आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज एंड इशू फ्रॉम 18th सेंचुरी टू द प्रेजेंट, ऐसा लिखा हुआ है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड इट्स इम्पैक्ट। ये डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन है, ये टॉपिक का नाम है, मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज एंड इशू, ये सब डायरेक्ट टॉपिक में ही मेंशन है। अगर आपको थोड़ा बेसिक आइडिया है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। द मैकॉले मिनट के बारे में बात की गई है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया, इसके बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड पे आप फोकस करिए, डिस्कस इम्पैक्ट। ये आपको डिस्कस करना है मैकॉले से रिलेटेड। आप अगर मैकॉले के बारे में आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, थोड़ा भी आइडिया होगा तो आपको, तो आपने पढ़ा होगा, आपके बारे में स्पेक्ट्रम सब में ही दे रखा है कि मैकॉले का क्या क्या काम था। मतलब उसने फरवरी 1835 में इमर्ज फ्रॉम ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजलिस्ट कंट्रोवर्सी से, वहीं से इसका नाम आता है सबसे ज़्यादा, ओरिएंटलिस्ट एंजलिस्ट, मतलब यहाँ से इस कंट्रोवर्सी से, ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी और एंजलिस्ट से, यहाँ से इसका नाम आता है एंजलिस्ट। यहाँ से इसका इसी कंट्रोवर्सी। फिर इमीडिएट इम्पैक्ट क्या थे, इंग्लिश वेस्टर्न नॉलेज बिकेम द प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट इसके लिखने हैं आपको, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लिखना है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन लिख के थोड़ा बता देता हूँ, अब अगर आपने मैकेले को पढ़ा है, इस तरह से आपको सोचना है। जैसे कि मैकॉले मिनट, आपको ये तो आइडिया होना चाहिए कि मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में किस चीज़ से रिलेटेड था। ये एंजलिस्ट इंग्लिश मीडियम एंड वेस्टर्न ओरिएंटेड एजुकेशन से रिलेटेड था। आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देना है, इसमें कुछ नहीं समझ आए। मैकॉले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन 18। अगर आपको ये पता है कब बोला तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। मार्क्ड decisive shift from Orientalist
ओरिएंटलिस्ट पैट्रोनेज, ओरिएंटलिस्ट पैट्रो ओरिएंटलिस्ट पैट्रोनेज आपको फिर टुवर्ड्स एंजलिस्ट की तरफ, एंजलिस्ट की तरफ इंग्लिश मीडियम एंड वेस्टर्न ओरिएंटेड एजुकेशन, आगे इंग्लिश मीडियम एंड वेस्टर्न ओरिएंटेड एजुकेशन। आपको पता है अब इसके डिस्कस इम्पैक्ट मैन बॉडी में लिखने हैं, क्या क्या मैन बॉडी में लिखना है, इसको लिखना है कैसे। अब इसको आपको लिखना है ना, तो अब इसी एजुकेशन का एंजलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब एंजलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें एक आप अपने आप हेडिंग बना सकते हो, एंजलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इंग्लिश इसमें लिख सकते हो आप, जैसे कि इंग्लिश बिकम द प्रेफर्ड मीडियम फॉर द हायर एजुकेशन एंड वेस्टर्न साइंस लिटरेचर एंड फिलोसफी अगेन इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटी। इसमें कल्चरल लिंकेज कर दो, जैसे कि अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, शायद मार्च के मंथ में, उसमें बात की थी इन मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड। ये लगता है उसी वजह से न्यूज में भी हो रहा होगा, इसी वजह से क्वेश्चन भी आया। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, इस टॉपिक के उसमें इसके बारे में आर्टिकल आया था, एक्सप्लेन पेपर करके, एक्सप्लेन जो होता है ना, एक्सप्लेन एडिटोरियल करके इंडियन एक्सप्रेस में आता है, उसी में इस टॉपिक के बारे में बात की गई थी। तो इसको यहाँ पे एग्जांपल में भी लिख सकते हो यहाँ पे इसमें, क्योंकि लिख सकते हो 2026 डिबेट ऑन द इंडियन मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम रिफ्लेक्ट कंटिन्यूइंग द कंसर्न ओवर बैलेंसिंग वेस्टर्न नॉलेज, आप इस तरह से लिख सकते हो। सेकेंड टॉपिक आप लिख सकते हो सेकंड ये लिख सकते हो क्रिएशन ऑफ एन इंटरमीडिएरी क्लास, इसके बारे में लिख सकते हो। सेकंड आप सेटिंग मतलब सेकंड मतलब हेडिंग बना सकते हो आप। मैकाले, इसमें बोलता है मैकाले एक्सप्लिसिटली सॉट मतलब क्लास ऑफ इंडियन जो हु कुड एक्ट एज इंटरप्रीटर्स बिटवीन द कॉलोनियल रूलर्स एंड वाइडर पॉपुलेशन स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन। मतलब अगर आपको करंट से लिंक करना हो, जैसे कि कंटिन्यू डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इन हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से। और थर्ड पॉइंट आप लिखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनलाइजेशन, हाँ ये भी लिख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनलाइजेशन इंग्लिश, ये आप लिख सकते हो। इसमें आप करंट से कंटेम्प्रेरी डिस्कशन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, कंटिन्यू टू रिविजिट कॉलोनियल लेगेसी, इंग्लिश डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन वगैरह, इस तरह से आप एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे इसमें डिक्लाइन ऑफ ओरिएंटेड पैट्रोनेज। आप इसी तरह से पढ़ो, हमेशा पॉइंटेड होनो, जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, मतलब जब भी ये चीज़ पढ़ रहे हो तो आप पॉइंटेड होनो पूरी तरह से इन सब के बारे में। क्यों मेंस ओरिएंटेड आपको हर टॉपिक से 4-5 कीवर्ड तो आने ही चाहिए, जो अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओ हर कुछ। डिक्लाइन ऑफ ओरिएंटल पैट्रोनेज इसमें लिख सकते हो आप फिर उसके बाद आप कंक्लूजन वगैरह वे फॉरवर्ड लिखना हो वो भी लिख सकते हो इसमें। अब ये 10 मार्कर का है तो ज़्यादा लिख भी नहीं सकते हैं, तो कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पे। कंक्लूजन में तो सिंपल होता है, मतलब बताना है कि ओवरऑल, मतलब कंक्लूड करना है, कहने का मतलब है पूरे जो भी आपने लिखा है, मतलब लिख सकते हो। मैं काले मिनट मतलब मैं लिख के बता देता हूँ आपको, तो इतना लिख दिया, इतना भी और क्या है। मैं कॉलेज मिनट सब कॉलोनियल इंटरेस्ट थ्रू cultural hegemony and administrative utility, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। आप इस तरह से इतना ही कंक्लूजन करके कि मैकाले द कॉलोनियल इंटरेस्ट थ्रू द
कल्चरल हेजेमनी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। अब क्वेश्चन पेपर 3 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर, ये आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आपको ये पढ़ाई होना चाहिए। जैसे कि सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधीयन मूवमेंट ले इन मासेस दे मोबिलाइज्ड इलुसिडेट। आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है द सिग्निफिकेंस और इलुसिडेट। पहली बात आपने ये पढ़ ही रखा होगा, ये अपने डायरेक्ट टॉपिक से ही है। द फ्रीडम स्ट्रगल इट इज वेरियस स्टेज एंड मतलब इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूटर्स और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इसी टॉपिक से रिलेटेड है ये, तो आपने पढ़ाई होगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं है आप नॉट आस्किंग यू टू नरेट द मतलब नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट सेपरेटली, इस तरह से नहीं लिखना है। थिंक मतलब आपको क्वेश्चन को इस तरह से सोचना है कि व्हाई डिड गांधी मूवमेंट बिकम अ मास मूवमेंट एंड व्हाई डिड दैट मास पार्टिसिपेशन ट्रांसफॉर्म इंडियन नेशनलिज्म। आपको इस तरह से पूरी सोचना है जब भी गांधी जी के बारे में पढ़ना है, मतलब बिफोर गांधी से क्या था, आपको इसको मतलब थिंक करना है ना। इस क्वेश्चन को गांधी मूवमेंट को सबसे पहले आपको एक्सप्लेन यहाँ से करना चाहिए। सबसे पहले आपको सोचना है बिफोर गांधी कैसे था, कैसा मूवमेंट था बिफोर गांधी। बिफोर गांधी के बारे में आप पढ़ोगे तो बिफोर गांधी आपको सोचना है लार्जली मतलब तब था, आप सोच सकते हो लार्जली एलिट एंड मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स थी। लार्जली एलिट मिडिल क्लास इसके मतलब ये पॉलिटिक्स थी। फिर गांधी इंटरवेंशन हुआ तब, गांधी इंटरवेंशन के बाद क्या हुआ कि मतलब सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, लोकल इशूज, सिंपल सिंबल्स, ये सब। तो मास पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंक्रीज हुआ। रीजेंट, वर्कर, वोमेन्स, स्टूडेंट, ट्राइबल्स, मर्चेंट, लोअर, आपको सब ध्यान आ रहा होगा, ये सब था। इम्पैक्ट नेशनलिज्म बिकम द पॉपुलर पार्टिसिपेटरी एंड सोशली इम्बेडेड। लिमिटेशन भी आप देख सकते हो कि पार्टिसिपेशन वाज अनइवन था। गांधी कुड नॉट ऑलवेज कंट्रोल द लोकल रेडिकलिज्म। इस तरह से आप सोच सकते हो। आप ये सब आप दिमाग में रहेगा तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप सही से आंसर लिख पाएंगे। अब आपको समझ आ गया गांधी बिफोर गांधी से पहले क्या था, अब गांधी इंटरवेंशन के बाद क्या था। आप इतना आपके माइंड में है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इसी तरह से सोचना, तब आप आंसर लिख पाओगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करो इसी तरह से। अब सोचो आप कि गांधी ने ट्रांसफॉर्म इंडियन नेशनलिज्म को, मतलब ऐसे आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, द गांधी era ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन नेशनलिज्म को फ्रॉम elite oriented political movement into a broad based mass struggle। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिखना है। आपने गांधी एरा को मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनलिज्म फ्रॉम एलिट ओरिएंटेड, यहाँ से मतलब एलिट ओरिएंट पॉलिटिकल मूवमेंट को गांधी जी ने मतलब ब्रॉड बेस्ड मतलब मास स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब बोल सकते हो इट, मतलब आगे लिखना है तो आप लिख सकते हो, मतलब लैंग्वेज अब आगे बनाना है। इट ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस ले नॉट मेरिलियन इट इज प्रोग्राम बट इन द अनप्रेसिडेंटेड मोबिलाइजेशन ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस, लिख सकते हो। अब आपको सिग्निफिकेंस लिखना है मेन बॉडी में आपको सिग्निफिकेंस लिखना है इसका। मेन बॉडी में कैसे लिखना है, आपको अब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म ऐसे कीवर्ड आपको पता होने चाहिए, और नहीं पता है आप मेरा एडिटोरियल डिस्कशन देखिए, बहुत अच्छे कीवर्ड डिस्कस करता हूँ हमेशा स्पेशल, आप देख सकते हो। आपने अपने कोई भी बुकलेट पढ़ी होगी तो ये सब पढ़े होंगे। अब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म, ये सब पढ़ सकते हो। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म, ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हो इसमें। अगर आपको इसे एक्सप्लेन करना है तो थोड़े 2 वर्ड में एक्सप्लेन भी कर दो कि गांधी ब्राउड पीजेंट, वर्कर्स, वोमेन, स्टूडेंट, ट्रेडर्स, इस तरह से आप लिख सकते हो। पीपल्स मूवमेंट डायरेक्ट लिख दो, या
डेमोक्रेटाइजेशन, इतना भी लिख दोगे तब भी ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल अगर आपको लिख दीजिए आप NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन का हुआ था शायद 1922 ऐसा कुछ ना, यही हाँ। विटनेस द पार्टिसिपेशन अक्रॉस। अब दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, जैसे कि दूसरा पॉइंट लिख सकते हो आप, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रूरल इंडिया, क्योंकि गांधी जी ने पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रूरल इंडिया इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि लोकल ग्रीवांस वर कनेक्टेड विद द लार्जर ऑब्जेक्ट ऑफ द स्वराज, गिविंग पॉलिटिकल मीनिंग टू एवरीडे इकोनॉमिक हार्डशिप। इस तरह से आप इसे कनेक्ट करोगे। एग्जाम्पल में इसमें लिख सकते हो। आप बताओ पॉलिटिसाइजेशन रूरल इंडिया कौन सा एग्जाम्पल आप सूटेबल करता है? आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, मतलब आ जाना चाहिए चंपारण, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आपके दिमाग में होना चाहिए ये सब। आप इसी तरह से सोच के पढ़ो जब भी कोई चीज़ पढ़ना है। रटो मत, बिल्कुल भी रटना ही नहीं है, इस तरह से आप सोच लो। रटोगे तो नहीं समझ पाओगे, तो दिमाग में नहीं आएंगे। इंडिगो एंड मतलब इंडिगो कल्टीवेटर से रिलेटेड था चंपारण सत्याग्रह, ये लिख सकते हो आप। अब वोमेन्स पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। थर्ड पॉइंट देखें तो वोमेन पब्लिक पार्टिसिपेशन था। आप जैसे कि गांधीयन मेथड्स क्रिएट द लेजिटिमेट स्पेस फॉर वोमेन पॉलिटिकल। आप एग्जाम्पल में वोमेन, जब भी आप लिखो वोमेन पब्लिक पार्टिसिपेशन में, तो आप एग्जाम्पल में लिखिए। एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, जैसे सरोजिनी नायडू थी, कस्तूरबा गांधी थी और अरुणा आसफ अली थी, ये सब इनके पार्ट बनी थी। सरोजिनी नायडू का आपको नाम याद होना चाहिए, कस्तूरबा गांधी जी का नाम याद होना चाहिए, अरुणा आसफ अली का नाम याद होना चाहिए, जो मतलब बीकेम द प्रोमिनेंट पार्टिसिपेंट द कंटेम्प्रेरी स्कॉलरशिप हाईलाइटेड दिस एक्सपेंशन ऑफ वोमेन्स पॉलिटिकल एजेंसी। इस तरह से आपके माइंड में होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, मोरलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब सत्याग्रह, अहिंसा, सेल्फ सेक्रीफाइस इस टाइप की थी गांधी जी की। कन्वर्टेड इनटू द पॉलिटिकल रेजिस्टेंस इनटू इथिकल स्ट्रगल जनरेटिंग लेजिटिमेसी अगेंस्ट कॉलोनियल कॉर्सन इस तरह से लिख सकते हो। मतलब कौन सा पॉइंट, ये आप ऐसे कीवर्ड आप रखिए अपने पास, मोरलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मोरलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर ज़्यादा लग जैसे सत्याग्रह, अहिंसा एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, एग्जाम्पल भी लिखो इसके। एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप, मतलब साल्ट सत्याग्रह, हाँ सॉल्ट सत्याग्रह, ट्रांसफॉर्म एन एवरी डे कम द मतलब एवरी डे कम द कमोडिटी इनटू अ सिंबल ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। आप पॉइंट लिख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हो आप, क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, मतलब इसमें एग्जांपल आप लिख, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो तो एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन कर दीजिए अगर आपको आइडिया है। जैसे कि मास पार्टिसिपेशन, डेवलप्ड पॉलिटिकल एफिकेसी, सॉलिडरिटी एंड नेशनलिस्ट आइडेंटिटी, इस तरह से लिख दीजिए। एग्जाम्पल इसमें लिख, क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, क्रिएशन मतलब कैसे क्रिएट हुआ, मास पार्टिसिपेशन डेवलप हुआ, पॉलिटिकल एफिकेसी, सॉलिडरिटी, नेशनलिस्ट, इस किस मूवमेंट में आपको देखने को मिला। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्विट इंडिया, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्विट इंडिया 1942। कंटिन्यू आपके दिमाग में प्रेशर ऑन कॉलोनियल लेजिटिमेसी, 6 पॉइंट होना चाहिए। प्रेशर ऑन द कॉलोनियल लेजिटिमेसी, द रिपीटेड मास मोबिलाइजेशन, इसमें एग्जांपल क्विट इंडिया लिख सकते हो। हाँ, क्विट इंडिया बिकम द नेशन वाइड पॉपुलर अपसर्ज। अब आपको लिखना है इसमें क्रिटिकल डायमेंशन लिखनी है, क्रिटिकल डायमेंशन आपको लिखनी है। और क्रिटिकल डायमेंशन में आपको क्या क्या लिखना है, जैसे कि मोबिलाइजेशन रिमेंड अनइवन था विद रीजनल में, क्लास एंड कम्युनल वेरिएशन थे, गांधी समटाइम्स विड्रॉ मूवमेंट व्हेन वायलेंस थ्रेटन द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, इस टाइप की चीज़ें आप क्रिटिकल इवोल्यूशन में लिख सकते हो। तो अब मैं इसे रिमूव करते हैं, आपको बताते हैं कंक्लूड कैसे करना है। ये सारे पॉइंट आप लिख लिए होंगे, आप लिख लिया करो, जैसे तो मैं रिमूव कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब इसका कंक्लूजन लिखना है तो आप लिख सकते हो, जस्ट गांधी मतलब इस तरह से कंक्लूजन, गांधी
greatest contribution was converting nationalism from an idea of political into good mass politics। इस तरह से आप लिख सकते हो। आपने देखा, मैंने आपको पूरा इसका प्रोसेस समझाया, सोचना कैसे है, गांधी इससे पहले कैसे था, पढ़ना कैसे है, बिफोर गांधी कैसा है, गांधी ने इंटरवेंशन के बाद कैसी सिचुएशन हुई। फिर देखिए एनसीएम वगैरह आप अगर लिखते तो एनसीएम, गांधी नेशनल मूवमेंट, ये सब लिखते, ये सब एग्जाम्पल के काम आ गए। अब मैंने पूरी थ्योरी से कवर कर लिया। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म, उसमें एग्जाम्पल दिया एनसीएम का। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द रूरल इंडिया, इसमें चंपारण सत्याग्रह का दिया। तो इसी तरह से आप लिख सकते हो। क्रिएशन ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्विट इंडिया में हुआ। तो आप इस तरह से सोचिए, तो आप इस तरह से सोचोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की फ्रेंड्स बात करते हैं। आपने ये टॉपिक आपको पढ़ा रखा होगा ऑलरेडी। मैं क्वेश्चन करता हूँ, जियोग्राफी में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और जियोग्राफी आपकी कवर भी होनी चाहिए। मतलब इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल, मतलब जियोफिजिकल फिनोमेना, उससे रिलेटेड साइक्लोन्स, देयर मूवमेंट एंड एसोसिएटेड चेंजेस, मतलब आपने ये सब पढ़े होने चाहिए जियोग्राफी के टॉपिक में। डायरेक्ट सिलेबस चाहिए ये क्वेश्चन कि मतलब लिंक कर डिसास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड कोस्टल वल्नरेबिलिटी, इस चीज़ से रिलेटेड है। पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट, मैकेनिज्म, इम्पैक्ट, ये सब समझते हैं। आपको इस मतलब सोचना किस तरह से है, मैं आपको ये मतलब थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये सोचना है, मतलब आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। व्हाट द फुजियारा इफेक्ट इज, हाउ इट चेंज साइक्लोन ट्रैक, वेदर इट नेसेसरली इंटेंसिफाई साइक्लोन। इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है। तो आपके पहले किसी 2 साइक्लोन्स के बारे में सोचिए, फिर क्लोज प्रॉक्सिमिटी सोचिए, म्यूचुअल वर्टेक्स इंटरेक्शन सोचिए, अल्टर्ड ट्रैक सोचिए, पॉसिबल इंटेंसिटी चेंज। इस तरह से आप सोचेंगे ना, मतलब 2 साइक्लोन के बारे में, फिर इसके बारे में, तो आपके समझ आ जाएगा। डिसास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन फोरकास्टिंग, इस सबसे रिलेटेड है। अब टुंड्रा रीजन आपके मतलब अभी जैसे कि अभी रिसेंटली कोई टॉपिक, रिसेंटली आईएमडी ने कुछ ऑन रिसर्च किया था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, क्लासिकल फुजियारा मॉडल करके, मतलब ऐसा कुछ ध्यान नहीं मुझे एग्जैक्ट, मतलब उसी से रिलेटेड आप लिख सकते हो। फुजियारा इफेक्ट अगर आपने पढ़ा तो होगा, डायरेक्ट सिलेबस से ये। जैसे कि मैं होता तो इसे कैसे लिख देता कि मतलब जो इधर गया फुजियारा। क्वेश्चन नंबर, द टुंड्रा रीजन है द फ्रेजाइल इकोलॉजी एटॉमिकली एग्जामिन द टुंड्रा रीजन। मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं होता ना तो मैं इस तरह से इसको लिखता, फुजियारा इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर किधर गया, गांधीयन, एक सेकंड फ्रेंड रुकना, मास मोबिलाइजेशन। फ्रेंड्स इसकी, तो मैं इसी तरह से इसको लिखता क्वेश्चन को, एक सेकेंड। फुजियारा इफेक्ट ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड। फुजियारा वाला क्वेश्चन तो था, किधर गया, सिग्निफिकेंस में कल, क्वेश्चन नंबर 3, टुंड्रा रीजन, एक सेकेंड। हाँ, टुंड्रा रीजन वाला क्वेश्चन इस तरीके से सोचना है फ्रेंड, इसके बारे में। टुंड्रा रीजन फुजियारा इफेक्ट क्वेश्चन तो है, फुजियारा इफेक्ट वाला लैंग्वेज किधर भी तो है, वाटर रिसोर्स पूछा था ना, वो एक सेकंड, कोई नहीं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर टुंड्रा वाला समझते हैं। टुंड्रा रीजन का इधर गया,
हाँ ऐसे समझते हैं, ऐसे समझ ले मतलब इकोलॉजिकल, ऐसे समझते हैं फ्रेंड। एग्जाम द एग्जामिनर बिल्ट इन द कॉन्ट्राडिक्शन इकोनॉमिक, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, जैसे टुंड्रा रीजन आर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल पर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट क्रिटिकली। इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड, इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी और इकोनॉमिक पोटेंशियल दोनों के बीच में है। मतलब सो डोंट राइट ओनली अबाउट द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, यू नीड मतलब बैलेंस जियोग्राफिकल इवोल्यूशन। जैसे कि आपको सोचना कैसे टुंड्रा रीजन के बारे में आपने सिलेबस, तो आपने ये डायरेक्ट सिलेबस से लिंक है तो आपने पढ़ाई होगा। जैसे कि सिलेबस में आपने डायरेक्ट क्या क्या मेंशन है, इंपोर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना, जियोग्राफिकल फीचर्स जैसे वर्ल्ड फिजिकल, क्लाइमेट चेंज आपने पढ़ा होगा, नेचुरल रिसोर्स मतलब नेचुरल रिसोर्स, आर्कटिक जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, इन सब से रिलेटेड है ये, तो आपने पढ़ाई होगा डायरेक्ट टॉपिक में सिलेबस में। तो आपको सोचना कैसे है इस क्वेश्चन को, सबसे इंपॉर्टेंट टुंड्रा रीजन कौन से होते हैं फ्रेंड, आपको पता होगा, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया है। मतलब आर्कटिक, अंटार्कटिक और द मार्जिन्स द हाई एल्टीट्यूड टुंड्रा रीजन वेरी लो टेम्परेचर जहाँ पे होता है। इकोलॉजिकल फ्रेजाइल का मतलब होता है इकोसिस्टम द रिकवर द स्लोली एंड आर हाईली सेंसिटिव टू डिस्टर्बेंस। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स, फिशरीज, ये सब टूरिज्म, इंडिजिनस, इस तरह से आपको करना है। फ्रेंड्स एक सेकंड रुकना, मैं कुछ बोल रहा हूँ। मोरियन डिस्कस द मोकल, थर्ड क्वेश्चन कौन सा, सिग्निफिकेंस टुंड्रा रीजन, हाँ थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन नहीं है इसमें ना, हाँ फोर्थ क्वेश्चन फुजारा वाला है, मैं वही सोच रहा था फुजारा क्वेश्चन नहीं है इसमें फोर्थ। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आगे पीछे मैं बता दूंगा, उसको लास्ट में बता दूंगा एक्सप्लेन करके। फोर्थ क्वेश्चन है फुजारा वाला टुंड्रा रीजन। फ्रेंड इसकी बात करते हैं, टुंड्रा रीजन में मतलब इकोलॉजिकल के बारे में बात की हम लोगों ने, और इसमें क्या क्या है कि मतलब सारे मैकॉले की बात की, और फुजारा वाला एक क्वेश्चन छूटा है हमारा, मतलब वो एक्सप्लेन करना है। गांधीयन आपको ये बता दिया। फुजारा वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, पर मैं कोशिश करूँ यहीं पे बता दूं क्या, थर्ड के पास 4 आना चाहिए था, इसमें पीपीटी में लिखा नहीं है, पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, सॉरी यहीं पे बता देता हूँ, फिर आगे क्या है मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आप समझिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन था, मतलब लिखा नहीं इसमें, जैसे कि ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, व्हाट इज द फुजारा, फुजारा क्या है, इस तरह से इफेक्ट एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा नहीं, इट इज impact on movement and intensity of tropical cyclone, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मतलब एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर इसमें फ्रेंड क्या है कि मतलब इसमें कोई मतलब आपको सोचना क्या है, फुजारा इफेक्ट क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन इट इज इम्पैक्ट ऑन द मूवमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, आप किसी दो साइक्लोन के बारे में सोचिए, फिर उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी के बारे में, म्यूचुअल वर्टेक्स इंट्रैक्शन, क्योंकि ये अपने टॉपिक से रिलेटेड है, जियो फिजिकल फिनोमेना, साइक्लोन, ईयर मूवमेंट, एसोसिएट चेंजेस, इसी टॉपिक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो आप उनके बारे में सोचिए। तो जैसे कि आप, मैं अगर होता है इस क्वेश्चन को कैसे लिखता, आपको लिख के दिखा देता हूँ। फुजारा इफेक्ट रेफर टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन, द वर्टिकल लोकेटेड सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर, इस तरह से, जैसे कि इंट्रो में लिखता मैं, इंट्रो में इस क्वेश्चन को फुजारा इफेक्ट जो है, फुजारा इफेक्ट मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट रेफर टू से लिख देता हूँ, फुजारा इफेक्ट रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन vertical located sufficiently close to each other causing them to rotate around the common center of circulation, इस तरह से आप। अब इसमें इसमें बात क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम द स्टेटमेंट टुंड्रा, सॉरी वो तो मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये तो अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये तो लिखा ही नहीं था। इसकी बात करते हैं, एग्जाम इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, फुजारा इफेक्ट हम बता दिया, अब एक्सप्लेन करना है, इट इज इम्पैक्ट ऑन मूवमेंट और इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, अब इसको लिखना है फ्रेंड्स, लिखता हूँ एक सेकेंड।
लिखता हूँ। इसमें मेन पॉइंट क्या होना चाहिए, एक आप पॉइंट लिख सकते हो, म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन में इसमें लिख सकते हो, व्हेन टू साइक्लोन्स आर अप्रोच विद इन क्रिटिकल डिस्टेंस देयर सर्कुलेशन इंटरेक्शन थ्रू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। एग्जांपल में इसमें लिख सकते हो, एग्जांपल लिख सकते हो आईएमडी का। ओ सॉरी फ्रेंड, आवाज़ आ रही होगी बाहर की। आईएमडी स्टडीज दो और इंटरेक्टिंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओवर द इंडियन सीज। आप सेकंड लिख सकते हो, चेंज इन ट्रैक। ये लिख सकते हो, चेंज इन ट्रैक द मोस्ट इंपोर्टेंट इम्पैक्ट ट्रैक डिविएशन। एग्जाम्पल में हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन वगैरह। साइक्लोन रोटेशन थर्ड लिख सकते हो। ये सब इंटेंसिटी मॉडिफिकेशन आप पढ़ोगे, ये सब हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन को। फुजारा इफेक्ट इज प्राइमरी डायनामिकली इंटरेक्शन अफेक्शन एंड अफेक्टिंग द साइक्लोन ट्रेजेक्ट्री। आप इसे पढ़िए, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। डिटेल वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सब कुछ विद कंटेंट के साथ। कॉन्सेप्ट भी होगा, सब कुछ होगा, प्लस मॉडल आंसर। मैं तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4। अब इसकी बात कर लेते हैं टुंड्रा रीजन, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये उसमें लिखा नहीं था। टुंड्रा रीजन को आपको इसमें पहली बात तो फ्रेंड ये सोचिए, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन दे रखा है, इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी और इकोनॉमिक इंपोर्टेंट, ये दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन है। तो बैलेंस जियोग्राफिकल इवोल्यूशन करना पड़ेगा। टुंड्रा रीजन आप समझते हैं आर्कटिक एंटार्कटिक, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में भी, इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी और उसके फ्रेजाइल, इक्वलिटी फ्रेजाइल और इकोनॉमिकल इंपोर्टेंट, ये सब आपने टूरिज्म वगैरह, इंडिजिनस लाइवलीहुड, इमर्जिंग आर्कटिक कनेक्टिविटी। तो मतलब इस तरह से आपने ये पढ़ ही रखा होगा वैसे भी, क्योंकि ये ज़्यादा टॉपिक है। आपने पढ़ा होगा क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्स, आर्कटिक जियोग्राफी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, डिसास्टर वल्नरेबिलिटी, ये सब आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि आप देख रहे हैं। तो नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िए। तो आपको अगर इसका आंसर लिखना होता है तो आप किस तरह से लिखते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ, क्योंकि आपको ये टुंड्रा रीजन के बारे में पता है, टुंड्रा रीजन के बारे में पता है, आपको इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट पता है। आप इसी को एक्सप्लेन करना है, कैसे करना है कि आप तुरंत इंट्रोडक्शन में होते तुरंत ऐसे लिखते हैं, टुंड्रा इज अ कोल्ड ट्रीलेस, इस तरह से आप लिख दो। सॉरी क्या हो रहा है, ये ट्रीलेस बायोम characterized by the permafrost। आपने पढ़ा होगा शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, लो प्रेसिपिटेशन एंड लिमिटेड बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, इस तरह से। अब मेन बॉडी, इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और आपको क्या करना है, फिर उसके बाद इसका मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है, व्हाई आर टुंड्रा रीजन्स इकोलॉजिकल फ्रेजाइल, ये लिखना है मेन बॉडी में क्वेश्चन को। मेन बॉडी में व्हाई आर टुंड्रा रीजन इकोलॉजिकल, आप इसके रीजन दीजिए क्यों है ये फ्रेजाइल। आप नंबर 1 पॉइंट लिख सकते हो, लो रीजनरेटिव कैपेसिटी, जेनेटिव कैपेसिटी। इसमें आप एग्जांपल में लिख सकते हो, रिसेंट रिसर्च शो दैट की रिकवरी आफ्टर एब्रप्ट परमाफ्रॉस्ट कोलैप्स कैन रेंज फ्रॉम a few decade to the मतलब about the decade to the more than the century depending on the local condition। थर्ड सेकंड ऑप्शन आप लिख सकते हो, परमाफ्रॉस्ट वल्नरेबिलिटी, परमाफ्रॉस्ट हाँ परमाफ्रॉस्ट वल्नरेबिलिटी लिख सकते हो ना, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट वल्नरेबिलिटी इसलिए लिख सकते हो कि द वार्मिंग कॉज एंड द थॉइंग दैट डिस्टेबलाइजिंग द सॉइल एंड रीचिंग CO2 मेथेन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव द क्लाइमेटिक फीडबैक। जैसे कि एग्जांपल में लिख सकते हो इसमें आर्कटिक, द एग्जांपल में लिख सकते हो आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट स्टोर द अप्रोक्सीमेटली 1500 गीगाटन्स ऑफ कार्बन। और फिर थर्ड लिख सकते हो बायोडाइवर्सिटी सेंसिटिविटी, मतलब आर्कटिक फ्लोरा एंड फौना हैव स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन फेस द रैपिड चेंजेस इन द हैबिट एंड फूड चेंजेस, ये आप लिख सकते हो थर्ड। और फ्रेंड अब आपने हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाई आर टुंड्रा रीजन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल। अब इसी क्वेश्चन का है व्हाई आर इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट। अब इसका भी जवाब देना है हमको, व्हाई आर दे इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट।
इकोनॉमिकली, इसका भी जवाब। इसमें क्या क्या लिखना सकते हो? नंबर 1 लिख सकते हैं मिनरल रिसोर्स, 2 पार्ट में डिवाइड दो। मिनरल रिसोर्स के बारे में बात कर सकते हैं। सेकंड, द टुंड्रा रीजन द कंटेन रेयर अर्थ, निकल्स, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, यूरेनियम एंड वगैरह वगैरह। इस तरह एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। ग्रीनलैंड के बारे में बता सकते हो कि ग्रीनलैंड मिनरल पोटेंशियल है, बिकम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, इस तरह से। सेकंड लिख सकते हो आप इसमें, सेकंड ऑप्शन, सेकंड लिख एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स मतलब नेचुरल गैस पोटेंशियल, एनर्जी रिसोर्स की बात कर सकते हो आप, सेकंड। और थर्ड इसमें लिख सकते हो आप फिशरीज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स। आप ये सब लिख लीजिए, फिशरीज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स, जैसे कि आर्टिक एंड सब आर्टिक वाटर सपोर्ट वैल्यूएबल। एग्जांपल चेंजिंग आर्टिक इकोसिस्टम के बारे में लिख दो, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी लिख दो, ये सब। और नदर्न एशियन रूट का एग्जांपल दे दो, इस तरह से। फिर इसका क्या करना है हमको? क्रिटिकल असेसमेंट करना है। क्रिटिकल असेसमेंट करना है। क्रिटिकल असेसमेंट में क्या लिखना है हमको? जैसे कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कैन डैमेज द परमाफ्रॉस्ट, द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड इंडिजिनस लाइवलीहुड। अब कंक्लूजन लिख देना है इसका। हो गया पूरा एक्सप्लेन, सब कुछ हमने बता दिया। अब हम इसे रिमूव करते हैं। आपको मैंने इतने अच्छे से कीवर्ड बताया, आप लिखिए। अगर आप डिटेल सब कुछ चाहिए, जीएस पेपर 2 अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं पेपर होने के बाद, और आप बताइए तो उसे बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ डिटेल में। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट किया करो प्लीज़, देखते हो तो। अब लिखिए टुंड्रा रिप्रेजेंट अ क्लासिक। अच्छा लगता है, मोटिवेशन होता है मेरे लिए। आप अगर कमेंट्स करते हो। कुछ कमी है वो बताओ, कुछ वैल्यू एडिशन, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल ट्रेड ऑफ, इकोलॉजी ट्रेड ऑफ, इस तरह से कि इट इज अ रिसोर्स शुड बी द यूटिलाइज थ्रू द स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल सेफगार्ड, इंडिजिनस पार्टिसिपेशन, लो इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया मैंने, टुंड्रा रीजन। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज बोथ ब्रेक द। ये क्वेश्चन मतलब लाइन से नहीं लगे, मुझे लग रहा है गड़बड़ कर दिए क्वेश्चन, सारे इधर उधर हो गए हैं। मतलब जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं है पीपीटी में। वाटर रिसोर्स फॉर द प्रोवाइड हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स एक सेकंड रुकना, ये मतलब क्वेश्चन ही आप इधर उधर हो गए हैं सारे पीपीटी में। यूनिटी डाइवर्सिटी मैं अभी डिस्कस करता हूँ। टुंड्रा रीजन ये क्वेश्चन। अब उसके बाद वाटर रिसोर्स, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन। एक सेकंड फ्रेंड रुकिए। वाटर रिसोर्स एक्सप्लेन करता हूँ, वो क्वेश्चन पता नहीं कौन से पीपीटी में इंक्लूड किया है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर आगे चलता हूँ। ये समझते हैं। वाटर रिसोर्स आर बोथ एन एसेट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, होते से एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड गिविंग एग्जांपल्स। वाटर रिसोर्स, आप फ्रेंड इसको कैसे कहें? डुअल डायमेंशन ऑफ जियोग्राफिकल इंटरनेशनल रिलेशन समझते हैं। आप ये मतलब डायरेक्ट अपने टॉपिक से यूपीएससी के सिलेबस से वर्ल्ड जियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, जियोग्राफिकल फिजिकल फीचर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। आप जीएस पेपर्स मतलब सेकंड से भी इसे इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंडिया एंड इट इज नेबरहुड बायलैटरल रीजनल इससे आप लिंक कर सकते हो। आप एक सेकंड, वाटर रिसोर्स आर बोथ एन एसेट, एक सेकंड फ्रेंड। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड क्या है? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है एसेट। एसेट कीवर्ड यहाँ से सोचिए कि एसेट मतलब हाउ डज द शेयर्ड वाटर क्रिएट द प्रॉस्पेरिटी एंड कोऑपरेशन। थिंक आपको एग्रीकल्चर के बारे में सबसे पहले, फिर हाइड्रो पावर, फिर ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रीज, नेविगेशन, फूड एनर्जी, इस तरह से। सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मतलब व्हाई डज द सेम वाटर क्रिएट डिस्प्यूट। थिंक अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, asymmetry, द कॉम्पिटिटिंग डिमांड्स एंड डैम डाइवर्जन, सीजनल वेरिएबिलिटी, इन सब के बारे में आप सोच सकते हो डायरेक्ट।
और पता है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, डेफिनेटली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। आपने पढ़ा हो जैसे कि मतलब नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी है शायद, मे बी नाइन्थ क्लास की है। एक सेकेंड, नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी है, आपने पढ़ा हो जियोग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट करके है डिस्कस, उसमें लिखा है, उसमें एक टॉपिक है द रिवर वाटर शेयरिंग करके, आप उस टॉपिक को पढ़िए, उससे ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा अच्छे से, बस करंट से ऐड करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स से आप रिसेंट कर दो, इंडिया पाकिस्तान इन सब से रिलेटेड, वाटर रिसोर्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट साउथ एशिया, ये सब। आप जैसे कि रिसेंट में एग्जांपल देख सकते हो, इंडिया पाकिस्तान इंडो वाटर ट्रीटी रिमेंस एवियांस, इसके ऊपर बारे में, इंडिया बांग्लादेश के बारे में, तीस्ता रिवर के बारे में लिख सकते हो आप। जैसे कि इंडो जो कॉन्फ्लिक्ट कोर्सिव डिप्लोमेसी, इंडिया भूटान में कोऑपरेशन बेनिफिट शेयरिंग, ऐसे आप लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन आप इस तरह से इसका शुरुआत कर सकते हो कि साउथ एशिया इज dominated by transboundary Himalayan river system, such as Indus, Ganga and Brahmaputra. Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। वाटर अब एक्सप्लेन करना है मेन बॉडी में, वाटर एंड एज, मतलब एक सेकेंड रुको, मेन बॉडी में क्या लिखना है, वाटर एज एन एसेट, इसमें क्या लिखना है, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, एक पॉइंट हो जाएगा, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर सिक्योरिटी में का रिव्यू सपोर्ट इरिगेशन एंड फूड प्रोडक्शन और अक्रॉस द डेंसली पॉपुलेटेड एग्जाम्पल्स में द एग्रीकल्चर सिक्योरिटी में लिख सकते हो। एग्जाम्पल में लिखना आप क्या लिख सकते हो, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन सस्टेन एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडोज गंगा का, गंगा ब्रह्मपुत्रा का एग्जाम्पल देना। और सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, एक सेकंड पॉइंट लिख सकते हो आप, हाइड्रो पावर एंड एनर्जी सिक्योरिटी। इसमें लिख सकते हो आप, इसमें हाइड्रो पावर एंड एनर्जी सिक्योरिटी में लिख सकते हो आप, द हिमालयन रिवर प्रोवाइड इनॉर्मस हाइड्रो पावर पोटेंशियल एनेबलिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जाम्पल इसमें इंडिया भूटान हाइड्रो पावर का एग्जाम्पल दे सकते हो। इंडिया भूटान हाइड्रो पावर कोऑपरेशन डेमोस्ट्रेट द हाउ ट्रांसबाउंडरी वाटर कैन बिकम अ इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इस तरह से आप लिख सकते हो। थर्ड आप दे सकते हो, लिख सकते हो पॉइंट, रीजनल इंटीग्रेशन। ये सब आप पढ़ोगे ना तो आपके खुद ही समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन कैसे हैंडल करने होते हैं। रीजनल जॉइंट मैनेजमेंट कैन क्रिएट द म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। एग्जांपल इंडो वाटर ट्रीटी का एग्जांपल दे सकते हो, जो हिस्टोरिकल प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इंडिया पाकिस्तान वाटर मैनेजमेंट, इस टाइप का। रीजनल लाइवलीहुड सिक्योरिटी का लिख सकते हो पॉइंट एक, रिवर सपोर्ट फिशरीज नेविगेशन लाइव स्टॉक एंड द डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा मेगा सिस्टम आपने सुना हो, उसका एग्जांपल लिख सकते हो। अब बात कर सकते हैं फ्रेंड, अब बात करेंगे तो ये सब रिमूव आप लिख लीजिए कीवर्ड। अब वाटर एज अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताया, अब उसे एक्सप्लेन करना है उसको किस तरह से। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम एंड स्ट्रीम में क्या होता है ये लिख सकते हो। और फिर लिख सकते हो डैम एंड डाइवर्जन पॉलिटिक्स के बारे में। अप स्ट्रीम का एग्जांपल आप दे सकते हो, इंडिया बांग्लादेश टेंशन ओवर द तीस्ता रिफ्लेक्ट द कंपेलिंग। डैम एंड डाइवर्जन पॉलिटिक्स के ऊपर इंडिया नेपाल डिसएग्रीमेंट, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स थे पंचेश्वर एंड द कोसी रिलेटेड डेवलपमेंट। और इसमें एग्जांपल जियो पोलिटिकल सिक्योरिटाइजेशन का एग्जांपल दे सकते हो, इंडो वाटर ट्रीटी का, क्लाइमेट चेंज का। अब वे फॉरवर्ड लिखना है, इसमें वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो बेसन लेवल गवर्नेंस, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, बेनिफिट शेयरिंग, हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग। और फिर कॉन्क्लूजन, फिर आपको कॉन्क्लूजन लिखना है। कॉन्क्लूजन में क्या, साउथ एशियन वाटर आज साइमल्टेनियसली, मतलब ऐसे लिख दो 10 इस प्रकार, साउथ एशियन
waters are simultaneously development developmental asset, इस तरह से एंड स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, इस तरह से आप इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। रिव्यू रोल ऑफ मेजर इकोनॉमिक, क्वेश्चन नंबर ये कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर ही सारी चेंज कर दी। रिव्यू मेजर इकोनॉमिक स्कूल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इवैल्यूएट द डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी। पेपर के सीरियल वाइज इसमें क्वेश्चन ही नहीं ऐड किए। कोई नहीं फ्रेंड्स, मैं अब कराता हूँ, यही सब एक्सप्लेन करता हूँ यहीं से। एक सेकेंड, रिव्यू constitutional unity and diversity, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ है मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। साउथ एशियन, सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं। अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी, सब्सटेंटिएट, डू यू थिंक टेक्नोलॉजी, जनरल आर्किटेक्चर, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न, इसमें वाटर बेसिन रिवर गवर्नेंस, रियल टाइम, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इसमें क्वेश्चन सारे लिखे ही नहीं है। डेमोग्राफिक चेंजेस, क्रिटिकल रिव्यू द प्रोजेक्ट अंडरटेकन, सॉरी टू व्हाट एक्सटेंट, सारे क्वेश्चन। लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, विजयनगर आर्किटेक्चर, सब्सटेंटिएट आंसर। कोई नहीं, अब जिस तरह से इसमें लिखा है उसी तरह से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। डिसेबिलिटी, हाउ टू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी, इसमें क्वेश्चन सारे लिखे हैं ना, इधर उधर कर दिए हैं, पेपर के अकॉर्डिंग नहीं है। डू यू थिंक अंडरस्टैंड, ये चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सब इधर उधर कर दिए इसमें। हाउ डू अंडरस्टैंड द डिसेबिलिटी, सब्सटेंटिएट नीड फॉर द इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। इसमें फ्रेंड क्या करना है आपको, सबसे पहले हाउ डू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी, इसमें आपको डिफाइन करना है अंडर डिसेबिलिटी क्या है। डोंट डिफाइन द मेरली मेडिकल कंडीशन, आपको डिफाइन करना है जैसे कि सोशल, ह्यूमन अप्रोच, इम्पेयरमेंट, सोसाइटल बैरियर, डिस्क्रिमिनेशन, इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट, डिसेबिलिटी, इस तरह से। सब्सटेंटिएट मतलब नीड है, मतलब आज वाई कांट ऑर्डिनरी वेलफेयर पॉलिसी एडिक्वेटली एड्रेस द डिसेबिलिटी। थिंक, आपको सबसे पहले आपको फिजिकल बैरियर के बारे में कैसे आपको सोचना है इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है, हाउ टू अंडरस्टैंड द डिसेबिलिटी। सबसे पहले आपको सोचना है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन बैरियर, इंक्लूसिव एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट बैरियर, रीजनेबल एकोमोडेशन, रिजर्वेशन, इन सब, डिजिटल बैरियर, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें सोचना है। मेडिकल, ये सब आपने पढ़ा होगा, ये डायरेक्ट इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है, आपने अगर टॉपिक पढ़ा हो जैसे कि सोसाइटी, डाइवर्सिटी, ओपन सोशल एम्पावरमेंट, जीएस पेपर सेकंड का आप पढ़ाओ, वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन के लिए, ये सब आप हैं। तो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से भी रिलेटेड है मतलब एनसीईआरटी में एक टॉपिक है शायद मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ये सब। रिसेंट मतलब सेंसस, जो अभी न्यूज़ में ये क्यों था
कि मतलब सेंसस 2027 का डिसेबिलिटी राइट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ कुछ था ऐसा कुछ। अब इससे मैं अगर इसका आंसर कैसे करना है, पहले मैं इसका फ्रेमवर्क समझते हैं। फ्रेमवर्क कैसे समझते हैं? इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वाई इंक्लूसिव पॉलिसी, पॉलिसी फ्रेमवर्क, इम्प्लीमेंटेशन गैप, वे फॉरवर्ड, ये लिखना है क्योंकि 10 मार्कर ही क्वेश्चन है, 150 में लिखना है। 150 में लिखना है। कैसे आपको स्टार्ट करना, डिसेबिलिटी डिफाइन कर देनी है। व्हाट टू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी आप क्या कैसे बनाओ? डिसेबिलिटी शुड नॉट बी अंडरस्टूड मेरेली बाय एज एन इंडिविजुअल मेडिकल impairment. The social and human rights model built on disability as the interaction between impairment and physical and institutional, technological and attitudinal barrier. इस तरह से आप डिफाइन करना है। फिर आपको मेन क्या लिखना है? फिर मेन बॉडी में लिखना है वाई इंडिया नीड्स एन इंक्लूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, इस तरह से में लिखना है। फ्रॉम वेलफेयर टू द एम्पावरमेंट, एग्जाम्पल में लिखना है द पर्सनलिटी विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006, मतलब एग्जाम्पल में लिख देना है इसका, मतलब जैसे कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहले लिख लेना है आपको फ्रॉम वेलफेयर टू एम्पावरमेंट, इसमें फ्रॉम वेलफेयर टू, इसमें द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का एग्जांपल दे देना है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में लिख लेना है, वाई नीड एन इंक्लूसिव पॉलिसी, इंक्लूसिव एजुकेशन लिख लेना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में एग्जांपल देना है एनसीईआरटी द प्रसाद करके कुछ, इसका एग्जांपल है। एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता देना है। और फिर इकोनॉमिक इंक्लूजन के बारे में बता देना है। दो मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी रिसेंटली रिपोर्ट द नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल डेवलपमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड डिजिटल इंक्लूजन के बारे में, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ये सब एबिलिटी बेस्ड असेसमेंट। फिर वे फॉरवर्ड लिख देना है। इसमें वे फॉरवर्ड में आपको लिखना है होल ऑफ गवर्नमेंट लाइफ साइकिल अप्रोच कंबाइनिंग, इस तरह से। कंक्लूजन में नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, मतलब लिख सकते हो जो मतलब ओवरऑल जो एक्सप्लेन किया है उसे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अब बात करते हैं फिर डू यू थिंक टेक्नोलॉजी प्रमोट्स द एम्पावर, इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मतलब ये समझिए डू यू थिंक एक्सप्लेन क्वेश्चन, मतलब थिंक इस तरह से कि डिजिटल एक्सेस क्या है, इस तरह से सोचिए डिजिटल एक्सेस क्या है। डिजिटल एक्सेस, फिर इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, वॉइस पार्टिसिपेशन, सोशल, इस तरह डिजिटल डिवाइड, मिस इन्फॉर्मेशन, सर्वेलेंस। आप इस तरह से सोचोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये डायरेक्ट सिलेबस से ही है। जैसे कि जीएस पेपर सेकंड से भी ये लिंक कर सकते हो, गवर्नेंस, द ई गवर्नेंस, सोशल जस्टिस बने लेवल सेक्शन से। जीएस पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, इस सब से, क्योंकि ये डायरेक्टली आप लिंक कर सकते हो। एनसीईआरटी, एक एनसीईआरटी है डिजिटल सोसाइटी एंड नितिजन करके कोई है। आप इस तरह यूपीआई का एग्जांपल दे सकते हो इसमें कि वेरी मतलब 2020 स्टैटिक्स यूपीआई मंथली ट्रांजैक्शन रीच द 24 मिलियन, ऐसा कुछ। आपका इसका एग्जांपल लिखना है तो आप इस तरह इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है। सोशल एम्पावरमेंट मीन्स इनहेंसिंग, सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड है टॉपिक से, वहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि मतलब सोशल empowerment. Social empowerment means enhancing the people's capacity to access opportunity, exercise rights, participate decision making, and improve their socio-economic agency. Digital technology can accelerate this process by reducing barriers of distance, information, transaction. आप इस तरह से लिख सकते हो। मतलब अब मेन बॉडी में क्या लिखना है, आप सोचिए हाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रमोट सोशल एम्पावरमेंट। जैसे कि फर्स्ट हेडिंग होनी चाहिए डेमोक्रेटाइज इंफॉर्मेशन। Democratize information मतलब internet access enable citizen to obtain the education governmental and rights related information, इस तरह से आप लिख सकते हो। सेकंड लिख सकते हो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट वगैरह, ये सब यूपीआई का एग्जांपल लिख सकते हो। इम्प्रूव एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, थर्ड हेडिंग लिख सकते हो आप। फोर्थ हेडिंग आप लिख सकते हो एम्पावर द वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। और सिक्स आप फिफ्थ लिख सकते हो स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, एग्जांपल डिजिटल प्लेटफॉर्म हैव बिकम द इम्पोर्टेंट चैनल फॉर सिटीजन गवर्नमेंट, मतलब अनेबल्स द नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट, इस तरह से लिख सकते हो।
फिर मतलब आप बे फॉरवर्ड में बे फॉरवर्ड लिख सकते हो। बे फॉरवर्ड लिखना है आपको। बे फॉरवर्ड में आपको क्या लिखना है, इसके सॉल्यूशन देना है कि इंडिया नीड यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल सर्विस, डिजिटल लिटरेसी, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, इस तरह से बना के आप लिख सकते हो। फिर कॉन्क्लूज कर दो पूरे को कि डिजिटल टेक्नोलॉजी इज अ पावरफुल सोशल मल्टीप्लायर, बट एम्पावरमेंट बिकम द सस्टेनेबल ओनली व्हेन टेक्नोलॉजी accompanied by equitable access, digital and the capability, right based governance। इस तरह से आप लिख सकते हो। बात करते हैं फ्रेंड विजयनगर आर्किटेक्चर। ये क्वेश्चन है फ्रेंड, विजयनगर आर्किटेक्चर एग्जाम्पलीफाई द अमलगमेशन ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन विद कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस, इलुसिडेट विद एग्जांपल्स के साथ। ऐसे समझते हैं फ्रेंड। सबसे पहले कि स्टेटमेंट मतलब ऐसे क्वेश्चन आप टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। अगर आपका सिलेबस का टॉपिक सारे क्लियर है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट टॉपिक वहीं से इंडियन कल्चर कवरिंग साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट एंड कल्चर, यहीं से रिलेटेड है पूरा टॉपिक। आपका अगर सिलेबस कवर है तो मे भी आपको ये सब पता हो। आप इसमें क्या लिख सकते हो, जैसे कि थिंक लाइक दिस, जैसे कि पल्लवा, चोला, पांड्या, चालुक्य, होयसाला, अर्लियर साउथ इंडियन टेम्पल ट्रेडिशन, इसके बारे में जब विजयनगर आ गया तो कंटेम्प्रेरी विजयनगर इनोवेशन, जैसे कि मोनूमेंटल राया, गोपुरम, कल्याण मंडपम, एलोबरेट, ये टाइप की चीज़ें आप सोच सकते हो। मतलब पास्ट ट्रेडिशन कैसा था, विजयनगर एडेप्टेशन क्या था, न्यू फंक्शन मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल इस तरह से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देके समझते हैं, जैसे कि द्रविड़ा टेम्पल ट्रेडिशन, मोनूमेंटल राया, गोपुरम, इम्पीरियल विजिबिलिटी, इस टाइप के, विरूपच्चा, इस तरह से। फ्रेंड अब 12th क्लास की आपने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, ये वाली, उसमें डायरेक्ट ही मेंशन है शायद। आप एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ से देख के ये पता चलता है। 12th क्लास की एनसीईआरटी है एक हिस्ट्री की, थीम्स ऐसे करके एक, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसमें पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में चैप्टर 7 देखना आप, इसमें चैप्टर 7 में है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। आप ये चैप्टर पढ़ना, फिर ये क्वेश्चन लिखना, इम्पीरियल एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर 14 to 16 सेंचुरी। आप ये पढ़ना 12th क्लास की एनसीईआरटी, जो मतलब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड चैप्टर 7। आपको उसमें लिखा है, उसमें उस चैप्टर से स्पेसिफिकली उस चैप्टर में पूछा गया कि व्हाट आर द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन दैट इंस्पायर द आर्किटेक्ट ऑफ विजयनगर, हाउ डिड दे ट्रांसफॉर्म दिस ट्रेडिशन। उसमें लिखा है जैसे विरूपच्चा टेम्पल के बारे में, द अकाउंट विट्ठल टेम्पल के बारे में, गोपुरम मंडपा और द लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस, उसमें लिखा हुआ है, डायरेक्ट मेंशन है, आप लिख सकते हो। तो इसका इंट्रोडक्शन आप विजयनगर एम्पायर से स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। विजयनगर एम्पायर आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट क्या है, आप लिख दीजिए। विजयनगर आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट इंट्रोडक्शन में, रिप्रेजेंट आ क्रिएटिव सिंथेसिस ऐसे लिख दो, रेदर देन मेयर कंटिन्यूएशन। इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, अर्लियर साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, दिस रूलर्स selectively the inherited established from the transforming them to express imperial power, religious legitimacy and cosmopolitanism। ये सब एनसीईआरटी में ही है। आप अमलगमेशन ऑफ ट्रेडिशन इनोवेशन, इसमें आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो। मेन बॉडी में आप लिख सकते हो द्रविडियन टेम्पल ट्रेडिशन, द्रविडियन ट्रेडिशन के बारे में बता सकते हो, द्रविडियन ट्रेडिशन के बारे में, द्रविडियन टेम्पल ट्रेडिशन के बारे में बता सकते हो। एग्जाम्पल है विरूपच्चा टेम्पल है, हम्पी यूनेस्को है, ये सब एग्जाम्पल में रख सकते हो इसमें। सेकंड बता सकते हो मंडपा ट्रेडिशन कैसा था, ये सब मंडपा ट्रेडिशन के बारे में बता सकते हो आप। इसमें स्पेशलाइज्ड फंक्शनल स्पेस था, जैसे विट्ठल, एग्जाम्पल में विट्ठल टेम्पल है तो कंटेन हाईली ऑर्डिनेट पिलर्ड। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बता सकते हो विजयनगर के बारे में, कि इंटीग्रेशन विद अर्बन इकोनॉमी के साथ, विट्ठल टेम्पल कैरिएट स्ट्रीट, ये सब। फोर्थ पॉइंट बता सकते हो रीजनल ट्रेडिशन कैसा था, इंपीरियल सिंथेसिस विजयनगर, चालुक्य, होयसाला, चोला, पांड्या आर्किटेक्चर, ये सब बता सकते हो आप। एग्जाम्पल में देखो फिफ्थ बता सकते हो आप, इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस क्या था, कि सेकुलर आर्किटेक्चर था। एग्जाम्पल में रख दो लोटस महल एंड एलिफेंट स्टेबल, इतना बहुत है। और सिक्स में रख दो रिलीजियस ट्रेडिशन,
जैसे कि वर्शिप ऑफ द विठल ओरिजिनली एसोसिएटेड स्ट्रॉन्ग विद द महाराष्ट्र, कुछ ऐसा कुछ। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस लिख दो कि हम्पी कंटिन्यू द conversation and the sustainable tourism initiative demonstrate modern value of this architectural synthesis, living cultural heritage। इस तरह से अब कॉन्क्लूजन लिखना है, बस हो गया। कॉन्क्लूजन में लिखना है विजयनगर आर्किटेक्चर वॉज द डायलॉग बिटवीन कंटिन्यूटी एंड इनोवेशन। इतना भी लिख के आप छोड़ दोगे तब भी ठीक है। अगर आपको आगे पता है कि इट देयरफॉर द रिप्रेजेंट द क्रिएटिव इवोल्यूशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर ट्रेडिशन रेदर देन अ स्टैटिक इनहेरिटेंस, ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपको पता है। अब फ्रेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट वाज ड्रिवन बाय द पॉपुलर प्रेशर फ्रॉम द बिलो। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, यहाँ पे मतलब सबसे पहले लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्टेट्स। बिलो का मतलब यहाँ है फ्रॉम बिलो, मीनिंग इसका है कि इट मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट सिंपली एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो इम्पोज बाय यूनियन गवर्नमेंट। मतलब इसका है इट वाज सब्सटेंशियली ड्रिवन बाय द लैंग्वेज बेस्ड आइडेंटिटी, रीजनल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉपुलर प्रोटेस्ट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल एसोसिएशन, हंगर स्ट्राइक। इस तरह से थिंक थ्रू लाइक चेंज, जैसे कि मतलब इस तरह सोचना। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी क्या थी, पॉपुलर मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल, क्योंकि हमारे डायरेक्ट सिलेबस से है अपने इंडियन सोसाइटी में फेडरलिज्म, रीजनल द एजुकेशन, नेशन बिल्डिंग, सेंटर स्टेट रिलेशन, डायरेक्ट वहीं से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से। और आप अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो आपने अगर एनसीईआरटी में भी मैं मानता हूँ कि आपने ये एनसीईआरटी जरूर पढ़ी होगी क्लास 12th की। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें चैप्टर फर्स्ट ही चैप्टर है इसमें, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इसमें फर्स्ट चैप्टर है। उसमें पूरा ये अगर आपने पढ़ा है ना तो आप पूरा आंसर लिख सकते हो, इजीली आंसर लिख सकते हो। और चैप्टर 8 से भी ये लिंक हो सकता है, शायद रीजनल एजुकेशन करके है उसमें चैप्टर 8 इसी बुक में है, रीजनल एजुकेशन करके, उससे भी आप उस तरह से आप करोगे तो इसका आंसर लिख सकते हो। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन मतलब आंसर लिख सकते हो। लिंग्विस्टिक आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि द लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट was substantially a product of popular mobilization from the below। इस तरह से आप लिख सकते हो। रोल ऑफ द मतलब पॉपुलर प्रेशर, ये लिख सकते हो हेडिंग। उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग लिंग्विस्टिक कॉन्शियसनेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इटसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। एग्जाम्पल में 1920 नागपुर सेशन कि जहाँ पे द रीऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस प्रोविंशियल कमेटी लार्जली ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स पे 1929 नागपुर सेशन की आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। द आंध्रा मूवमेंट की बात कर सकते हो, सेकंड आंध्रा मूवमेंट की बात कर सकते हो। आंध्रा मूवमेंट में क्या हुआ था फ्रेंड, वहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग पीपल डिमांडेड द सेपरेट स्टेट फ्रॉम द, तो इसमें एग्जाम्पल में रखते हो पट्टी श्री मुल्लू 56 डे द फास्ट एंड डेथ इन 1952, ये लिख सकते हो। पॉलिटिकल प्रेशर कंपेल्ड लिख सकते हो, पॉलिटिकल प्रेशर्ड द प्रेशर कंपेल्ड द रिकंसिडरेशन। इसमें तुम जेबीपी कमेटी का नाम लिख सकते हो। और एग्जाम्पल लिख सकते हो ग्रोइंग पॉपुलर प्रेशर इवेंचुअली कंपेल्ड टू द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो आप इंस्टीट्यूशनल अकोमोडेशन, इंस्टीट्यूशनल अकोमोडेशन popular demand were transformed the State Reorganization Act 1956। रीजनल एजुकेशन becomes रीजनल एजुकेशन का आप जानते हो। फिर हाउ वे नॉट प्योरली बॉटम अप, ये सब वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। फिर आप कंक्लूजन लिख दो। कंक्लूजन में आपको डिटेल्स लेक्चर चाहिए हो तो आप बताना, मैं विद मॉडल आंसर के साथ एक्सप्लेन करूंगा। इसमें द एकोमोडेटिव फेडरलिज्म, आप एक कीवर्ड याद रखिए, एकोमोडेटिव फेडरलिज्म। ये फ्रेंड बात करते हैं मॉडल ये क्वेश्चन की।
द मॉडल प्लान इकोनॉमी वाज एडॉप्टेड इंडिया टू एड्रेस द रीजनल इम्बैलेंस लेफ्ट बिहाइंड बाय कॉलोनियल रूल। कमेंट। इस क्वेश्चन को फ्रेंड ब्रेक करते हैं। सबसे पहले द व्हाट इज एग्जामिनर रियली आस्किंग। पहले तो इसमें क्या है, डोंट सिंपली हमें ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है कि मतलब 5 ईयर प्लान एस्टेब्लिश द कॉजल रिलेशन। नहीं, हमको सोचना है मतलब कॉलोनियल इकोनॉमी कैसी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, रिसोर्स एक्सप्लोटेशन था, रीजनल डिस्पैरिटी वगैरह वगैरह, इस तरह से सोचना है। तो हमें सबसे कॉलोनियल लेगेसी के बारे में लिखना है, व्हाई वाज इम्बैलेंस प्रेजेंट, फिर प्लानिंग रिस्पॉन्स, फिर अचीवमेंट, फिर लिमिटेशन, इस तरह से। क्योंकि ये जीएस पेपर बनका ही है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन का ही क्वेश्चन है। जैसे कि आपने एनसीईआरटी में डायरेक्ट है जय पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऊपर निकल चुका है, ये भी लिख सकते हो इसी से। और चैप्टर 3 में ही है इसका, जो एनसीईआरटी है ना 12th क्लास की, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, चैप्टर 3 है इसमें, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, चैप्टर 3। आप इस क्वेश्चन को वहीं से हैंडल कर सकते हो पूरा। और एक है 11th क्लास की इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, वहाँ से थोड़ा लिख सकते हो ऐड करके। 11th क्लास की है ना, 11th क्लास इकोनॉमिक्स है, द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी है। उसमें यूनिट बनी है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्ट 1947 एंड 90 तक, ये है। आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो। तो मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ कि आप लिखना कैसे है, पॉइंट वगैरह एनालाइज करके बता देता हूँ। एट एस लिखना है, एट इंडिपेंडेंस इंडिया inherited a distort colonial economic structure characterized by the uneven industrialization, इस तरह से। वाई प्लानिंग वाज कंसिडर्ड नेसेसरी। अब इसमें पॉइंट आप लिखते जाइए, इसे आप इस तरह से लिखना है, अब इसमें पॉइंट लिखते जाइए, कॉलोनियल कंसंट्रेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड रीजन, इंडस्ट्रियल डिस्पर्सल, इस तरह से आप एक्सप्लेन करिए इनको। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड इन इंटीग्रेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, क्रिटिकल असेसमेंट कर देना है। फिर आपको कंटेम्प्रेरी शिफ्ट क्या है, जैसे पॉलिसी अप्रोच वाज इवॉल्व फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू द कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ पॉलिटी। तो इसमें कंक्लूजन फिर लास्ट में लिख देना है। कंक्लूजन में भी ऐसे प्लान इकोनॉमी बहुत डेलिबरेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द करेक्टिव रीजनल डेवलपमेंट, इस तरह से। अब फ्रेंड इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपेयर द लू चिनूक फॉरेन विंड्स रीजन ऑफ द प्रिविलेंस। तो इससे फ्रेंड इससे कैसे करें, हाउ मतलब इसमें सोचना है ऑल 3 लोकल विंड्स जनरली बॉम्ब प्लस हॉट ड्राई। इस लू क्या है, लू आपके बारे में, लू के बारे में आपको आइडिया होगा, हॉट ड्राई समर विंड ऑफ द एरिया। चिनूक के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि बॉम्ब ड्राई डाउन स्लोप विंड ऑफ द रॉकीज। फ़ोन के बारे में बॉम्ब ड्राई, ये आपके डायरेक्ट सिलेबस से इसलिए पता है कि आपको ये क्लियर ही होना चाहिए कि ये आपने पढ़ा होगा कनेक्ट विद टेम्परेटिव एंड प्रेशर से, और यूग्राफिक प्रोसेस, एडियाबेटिक लैप्स रेट, हीट वेव्स, एग्रीकल्चर क्लाइमेटोलॉजी, ये हमारे सिलेबस में है डायरेक्ट। तो इसलिए आपको ये तो आपको पता ही होना ही चाहिए इसके बारे में आइडिया, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी है। 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडिया एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, चैप्टर 4 आप पढ़िए। 12th क्लास की एनसीईआरटी है आपके पास, और उसमें जियोग्राफी की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उसका चैप्टर 4 पढ़िए क्लाइमेट वाले में, उसमें दिया है, ये सब एक्सप्लेन किया है। और 7th क्लास की अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी, और अच्छी बात है, अवर एनवायरनमेंट चैप्टर 4 एयर का है, उससे लिंक करके पूरा आंसर आप लिख सकते हो, करंट के एग्जाम्पल देने हैं, बस हो गया आंसर। एनसीईआरटी से हो रहे हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है उसी को हो रहे हैं। इसमें लिख दो, आप आंसर लिख दो, लू चिनूक फॉन आर द इम्पोर्टेंट लोकल विंड कैरेक्टराइज बाय द सिग्निफिकेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चेंजेस, बस ऐसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर कंपेरेटिव एनालिसिस कर दो लू रीजन में, और फिर उसके बाद क्लाइमेट इम्पैक्ट क्या है इसका, करंट एग्जांपल आईएमडी के देने, चिनूक रीजन अकर्स जैसे यूएसए एंड कनाडा का। सब फॉन के बारे में बता सकते हो, फॉन रीजन के बारे में, इस तरह से आप कंक्लूजन लिख दो, हो जाएगा आंसर। To what extent what do the imagine of Christ constitutional governance must take back to significant governance, illustrate your answer with the suitable argument, ये है। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्लोबल, अभी क्वेश्चन कितने बचे, 16। कौन सा, अटलांटिक रीजन गवर्नेंस, व्हाट
मेजर मैनेजमेंट एफिशिएंसी। अभी और कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं? इंटरस्टेट रिवर वाटर, डेमोग्राफिक कंटेम्प्रेरी इंडिया, critically review the in agriculture and discuss the effectiveness। ये क्वेश्चन है। एनालाइज। बस इतने ही हैं टोटल क्वेश्चन। क्रिटिकल एग्जामिन द जियोग्राफिकल ट्रांजिशन कंटेम्प्रेरी इंडिया। सजेस्ट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट मिनरल रिसोर्स। अब बाकी तो क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे फ्रेंड। सेंट्रल ग्लोबल ट्रेड ग्रेजुअली अटलांटिक, आपको ये डिस्कस कर दिया मैंने। अब फिर डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि अब कल डिटेल में एक्सप्लेन समझेंगे सेंट्रल ग्लोबल। कोई क्वेश्चन और का सेंट्रल ग्लोबल ट्रेड, ये भी समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन अब 3-4 ही बचे हैं तो एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, क्या ही कल का रखेंगे। जिसमें क्या है, सेंट्रिक ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम द अटलांटिक रीजन टू इंडो पैसिफिक, एग्जामिन द स्टेटमेंट। इसमें फ्रेंड कैसे मतलब एग्जामिन पूछा है, एग्जामिन क्वेश्चन इसमें मतलब सो डोंट राइट ब्रांड स्टेटमेंट, यू मस्ट मतलब है व्हाई द शिफ्ट इज अकरिंग, एविडेंस बेस्ड शिफ्ट, द व्हाई अटलांटिक रिमेन्स इंपोर्टेंट। इस तरह से थिंक अटलांटिक सेंट्रिक में यूरोप नॉर्थ अमेरिका, राइज ऑफ द एशियन इकोनॉमिक के बारे में सोचना है, चाइना इंडिया एशियन, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचना है आपको, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन वगैरह वगैरह इस तरह से, क्योंकि ये डायरेक्ट अपने टॉपिक से ही क्वेश्चन है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन वगैरह से उसी टॉपिक से है। और जीएस पेपर सेकंड इंटरनेशनल रिलेशन से इंडिया एंड नेबरहुड, इन सब से। जीएस पेपर थर्ड इकोनॉमी इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन लिख सकते हो आप। एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो 12th क्लास की, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर नंबर 8 है, ये दिया है पूरा डिटेल में। तो आप इसमें लिख सकते हो द अटलांटिक रीजन, मतलब हिस्टोरिकली अटलांटिक इकोनॉमी सेंटर, द वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका डोमिनेटेड ग्लोबल ट्रेड। इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो। फैक्टर बिहाइंड द राइज ऑफ एशियन इकोनॉमिक्स, ऐसे कीवर्ड बना बना के। मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेशन, एशियन इंडिया ईस्ट एशिया, मेरी टाइम ट्रेड रूट्स लिख सकते हो। स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी के बारे में लिख सकते हो। इमरजेंस ऑफ न्यू आर्टिक कनेक्टिविटी के बारे में। वाई शिफ्ट इज नॉट कंप्लीट, इस तरह से आप इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप फिर मतलब और कौन से क्वेश्चन 17 बचा है। कास्ट वगैरह कोई है, मैकेनिज्म, कैपेबिलिटी, मोबिलिटी, एजुकेशन, क्रिटिकली एग्जामिन द ज्योग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन द चलो डेमोग्राफिक कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेमोग्राफिक फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम सोचते हैं क्रिटिकली एग्जामिन मतलब राइट ओनली अबाउट द पॉपुलेशन एजिंग एंड डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। इसके बारे में नहीं लिखना है आपको। हाई फर्टिलिटी, यंग पॉपुलेशन, ये सब बताना है, क्योंकि डायरेक्ट अपने टॉपिक से यूपीएससी के सिलेबस इंडियन सोसाइटी में जीएस पेपर 1 का जो है द पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, अर्बनाइजेशन रिलेटेड इशू, इन सब से। डेमोग्राफी, डिविडेंड, एजिंग, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन। एनसीईआरटी आप 12th क्लास की ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर 2 है द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसी में ही है पूरा, मतलब वहीं से आप पढ़ सकते हो। और द इंडिया एंड पीपल इकोनॉमिक, चैप्टर 1 पढ़ सकते हो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी करके एक चैप्टर है यहाँ से। आप फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बताओ। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपको पता होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि आप मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो कि रेफर टू द शिफ्ट द फ्रॉम हाई फर्टिलिटी मोर्टिलिटी लो फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी accompanied by changes in structure and the ages, and ऐसे करके आप लिख दीजिए। मेजर चैलेंजेस क्या है, अनइवन फर्टिलिटी ट्रांजिशन, द एजिंग पॉपुलेशन, इस तरह से आप लिखिए इसके बारे में। बस टोटल क्वेश्चन यही है बस। और आपके बाद अगर आपको कुछ सब कुछ चाहिए एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे में, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे अच्छी प्रॉपर, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन होगा और बढ़िया से होगा सब कुछ। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छूटा हुआ होगा, आपको सब समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और आप जो बताएंगे नेक्स्ट टाइम पे
आपको एक्सप्लेन करेंगे सब अच्छी तरीके से, सब कवर करेंगे। अगर आप उसमें बताते हैं तो कमेंट सेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।